हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक जो है सेबी एक्ट। आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक है सेबी। अगर आप लोग सीएमएसएल पढ़ रहे हो आपको पता होगा कि ये जो सेबी है ये क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस सेबी जो है ये कैसे आया, एक एक्ट के तहत आया। ठीक है, एक एक्ट के तहत आया, उस एक्ट को जानेंगे। सेबी कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो जानेंगे। सेबी के पावर्स क्या है, सेबी अगर कुछ गलत कर दे आपके साथ तो आप किसके पास आपको जाना है, एज अ कंपनी या फिर एज एन इंटरमीडियरी। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले मुझको ये बता दो कि सेबी का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सेबी आपको पता चल चुका है। अब सेबी के फादर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं आज। सेबी का फादर जो है वो है सैट, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। क्या बताओ? सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। आपको सेबी का कोई भी बात पसंद नहीं आया तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे सेबी के पापा के पास, जो कि है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है कि सेबी का कोई ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो सैट में। ठीक है, गॉट इट? ओके, सीधा हम लोग जाएंगे। हम लोग देखो और क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग ऑफेंसेस देखेंगे, पेनल्टी देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक स्कोर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनफॉर्मल गाइडेंस के बारे में थोड़ा मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ समझा दूंगा। फिर बस यही हम लोग करेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर देंगे आज के आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेबी में आपको पता होना होगा कि सेबी जो है वो आया है अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 को लाया गया। कब लाया गया? 1992 को। बस तुमको ये याद रखना है। ठीक है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी का ये होता है कि वो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए काम करे। देखो, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? अगर कोई भी इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको अगर कोई कंपनी अपना राज जो है वो छुपा रहा है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर दिखा रहा है कि अच्छा है लेकिन भीतर भीतर सब कुछ गड़बड़ है, तो इन्वेस्टर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी मेक श्योर करता है कि हर एक कंपनी अपना डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। फिर इशू करता है डायरेक्शंस। किसको इशू करता है? इंटरमीडियरीज को। ठीक है, फॉर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट और मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा, इंटरमीडियरीज एंड कंपनीज दोनों के लिए है बात। ये बात तुमको समझ के रखना होगा। इंटरमीडियरीज कौन है? जैसे कि मार्केट में होते हैं ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, ये सारे होते हैं तुम्हारे इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के बारे में हम लोग ने चैप्टर 1-2 में बहुत अच्छे से देख रखा है वैसे भी, कि जितने भी प्रकार के इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट, ठीक है, एजुडिकेशन जो है वो सारा सेबी करता है। उसके अगेंस्ट तुमको अगर अपील करना है तुम कर सकते हो सैट में। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पापा है सेबी का, सैट। बस इस बात का ध्यान में रखना है तुमको। ठीक है, सीधा इधर आ जाओ, सीधा इधर आ जाओ दोस्तों। अच्छा, याद रखना सेबी का जो है ना, सेबी का एक कॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। सेबी का भी कॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको कंपनी लॉ में पढ़ने को मिल जाएगा। कॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि सेबी का एक पर्सनल लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है। सेबी का एक खुद का कॉमन सील है, खुद का कॉमन सील है। सेबी का परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब सेबी के अंदर जो बैठा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अगर मर जाए तो सेबी को कुछ आने जाने नहीं वाला है। सेबी जो है दोबारा से किसी और को रख लेगा। किसी के मरने से सेबी जो है बंद नहीं हो सकता। अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सू कर सकता है, सू भी हो सकता है। हेड ऑफिस है उसका मुंबई में। ठीक है, अच्छा, ये तुमको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, बोर्ड मेंबर, सेबी का जो बोर्ड मेंबर्स है वो कौन अपॉइंट करता है? वो सीधा हैंडल होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात का तुमको ध्यान रखना। कॉम्पोजिशन कौन रहेगा? चेयरमैन रहेगा, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स रहेंगे, 1 रिजर्व बैंक ऑफिशियल रहेगा एंड 5 अदर मेंबर्स रहेंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, इस 5 मेंबर से कम 3 जो है वो होल टाइम होना होगा, कंप्लीटली होल टाइम मेंबर बैठ के बन के बैठना होगा। ठीक है, अच्छा, बोर्ड का पावर क्या रहता है? वही सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, मैनेज करना। ठीक है, अच्छा, चलो सीधा आगे आ जाओ।
ये सेक्शंस हैं, ये तुम याद कर सकते हो। थोड़ा अगर इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर थोड़ा तुम्हारा मेमोरी पावर जो है वो सही है ना, तो सेक्शन वगैरह जो है, अगर सेक्शन वगैरह से खेलने का तुम्हारा मन करता है, उसको याद करने का मन करता है, एंड यू कैन रिटेन दोज, देन डेफिनेटली सेक्शन को याद कर लेना। मैंने इस प्रकार से ड्राफ्ट किया है ना कि आपको सेक्शंस भी याद हो जाए, ठीक है। सेक्शन 11 जो जनरल फंक्शंस है, फिर सेक्शन 11A जो रेगुलेट करता है, प्रोहिबिट करता है प्रोस्पेक्टस के इशू का, ये मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा। 11A बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर सेक्शन 11AA रेगुलेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसके ऊपर भी रेगुलेशन है सेबी का। फिर 11B इशू डायरेक्टर्स एंड लिवाई पेनल्टी, 11C इन्वेस्टिगेशन, 11D सीज एंड डिसीज्ड प्रोसीडिंग। इससे क्या होता है एग्जामिनेशन में, तुमको मैं ये बता देता हूँ कि अगर बाई चांस एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया अंडर पेनल्टी, और अगर आपने सेक्शन 11B मेंशन कर दिया वहाँ पे, तो भैया एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तुम्हारा जो इम्प्रेशन होता है ना, वो कैसे तुम एग्जामिनर को दिखाओगे कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम बहुत शार्प बच्चे हो, इसी प्रकार के सेक्शन वगैरह कोट करके। तो सेक्शन वगैरह कोट कर लेना। 11 कौन याद नहीं रख सकता, सब लोग याद रख सकते हैं। 11 जो है वो जनरल फंक्शंस है। 11A जो है वो प्रोस्पेक्टस के प्रोहिबिशन के ऊपर है। 11AA जो है वो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर है। फिर 11B जो है वो पेनल्टी वगैरह के ऊपर है, डायरेक्शंस एंड लिवाई पेनल्टी के ऊपर है। 11C इन्वेस्टिगेशन, 11D सीज एंड डिसिस्ट, डी से आता है डिसिस्ट, तो इससे तुमको याद हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो हम लोग आगे देखेंगे। ये सेक्शंस जो है एक एक करके हम लोग करेंगे, आगे जाके बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इनका, हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखो, अच्छा देखो, ये जो है ना, ये है कि मेजर्स सेबी में प्रोवाइड फॉर सेक्शन 11(2). इसका मतलब क्या होता है कि सेबी क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, क्या क्या काम कर सकता है सेबी। तो तुमको सिर्फ हेडिंग याद रखना है, अंदर में बना के लिखना है। सबसे पहला है रेगुलेटिंग बिजनेसेस, बिजनेस को रेगुलेट करना, ठीक है। कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है वो सेबी के दायरे में आ जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारा शेयर है तो सेबी के दायरे में कंप्लीटली आ जाता है वो। समझ में आ रहा है? तो याद रखियो, रेगुलेटिंग बिजनेसेस, रजिस्टरिंग रेगुलेटिंग इंटरमीडियरीज जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सारे। क्या ये समझ में आ चुका है? फिर रजिस्टरिंग रेगुलेटिंग मार्केट के एंटिटीज जैसे कि डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस, FIIs, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये तो अलग अलग टॉपिक है तुम्हारे सेबी के अंदर, तुमको ये करना होगा अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिटरीज के दो एग्जांपल बता दो, CDSL एंड NSDL, ठीक है। चलो फिर देखो, रजिस्टरिंग रेगुलेटिंग वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसके बारे में तो हम लोग करने ही वाले हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेक्शन 11AA, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे, ये मैं मार्क करवा देता हूँ जो जो हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। ये सारे प्रोमोटिंग रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोहिबिटिंग फ्रॉड्यूलेंट अनफेयर के ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इंटरमीडियरी का ट्रेनिंग, फिर प्रोहिबिटिंग इनसाइडर का ट्रेडिंग, फिर रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। मतलब सब्सटेंशियल, कोई भी कंपनी अगर सब्सटेंशियल एक्विजिशन करना चाहता है, अच्छा खासा, सब्सटेंशियल मतलब होता है अच्छा खासा एक्वायर करना चाहते हैं, उसको रेगुलेट करना, क्योंकि हर कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अचानक से टेक ओवर कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिसमें कंपटीशन को हिंडर हो जाए वहाँ पे सेबी आके खड़ा हो जाता है, कहता है कि भैया तू अगर इसको एक्वायर कर लिया ना तो मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको एक्वायर करने नहीं देंगे। तो इस प्रकार के रेगुलेशंस जो है वो सेबी लेकर आता है, टेक ओवर के ऊपर रेगुलेशन बनाता है। फिर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, ऑडिट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, परफॉर्मिंग फंक्शंस। अच्छा, ये कॉलिंग ये किसके लिए है सर? किसको कॉल किया जा रहा है? कॉल किया जा रहा है सेबी के अंदर जो भी है वो सब, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, इंटरमीडियरीज, SRO, ठीक है। एंड जिस कंपनी के अगेंस्ट सेबी खड़ा हो चुका है, जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स हम लोग मांगेंगे। कौन मांगेगा बताओ? हमारा सेबी, ठीक है, क्योंकि वो तो इंस्पेक्ट करेगा ना। परफॉर्मिंग फंक्शंस अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट SCARA 1956, levying fees and charges, conducting research, calling, furnishing information, performing other prescribed functions, मतलब जो फ्यूचर में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे मेन मुख्य जो है
प्रोविजन है जो तुमको याद रखना है कि सेबी का क्या काम है। किसी ने अगर तुमसे पूछ लिया बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी, बताओ भाई सेबी का क्या काम होता है, भाई तुमको ये याद करके बता देना होता है कि सेबी का ये काम होता है ओवरऑल। ठीक है, बर्ड आई व्यू में ये होता है सेबी का काम। ठीक है, फिर है हम लोग देखेंगे पावर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। देखो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये तुमको समझ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है और टॉपिक को दिमाग में समझ लेना है एक बार। तुमसे अगर कोई पूछे क्या सेबी के पास पावर है इंस्पेक्शन के लिए, बुक्स रिकॉर्ड्स जो है वो जो है सीज कर सकता है, बताओ। हाँ जी, क्या वो पावर है सेबी के पास? आंसर है यस। ठीक है, तो आंसर है यस, लेकिन लिस्टेड कंपनीज में ना थोड़ा बहुत रेगुलेशन, मतलब अचानक से भी आके लेकर चला जाएगा ऐसा भी तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। नॉर्मली पता है कि हाँ सेबी लेकर जा सकता है। हाँ, अब देखो सेक्शन 11(2) क्या कहता है, सेबी कैन इंस्पेक्ट बुक्स रिकॉर्ड ऑफ लिस्टेड intending to list public companies if there are reasonable ground to suspect insider trading or fraudulent practices। अगर सेबी के पास प्रूफ है, रीजनेबल ग्राउंड्स है, प्रूफ भी नहीं है तो लेकिन कम से कम इंडिकेशंस है कि हाँ यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है या फिर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो तब जाके सेबी उनका मांग्स, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ये, मतलब नॉर्मल कंपनी तो है नहीं कि अचानक जाके किसी को हिंडर नहीं होगा। किसी भी लिस्टेड कंपनी का अगर पता चल जाए, कल अगर पता चल जाए कि सेबी जाके अडानी पोर्ट के जो कंपनी है उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो उसके सीज कर लिया उसने, तो अडानी के सारे शेयर्स गिर जाएंगे, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो सेबी जो है इतना प्रॉम्प्टली काम नहीं करता, सब कुछ धीरे धीरे, सो दैट इन्वेस्टर्स को लॉस भी ना हो। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो लिस्टेड कंपनीज बहुत रिस्की होते हैं, उनके साथ डील करना बहुत जो है प्यार से डील करना होता है, क्योंकि पब्लिक को नुकसान हो जाएगा, जनरल पब्लिक को नुकसान हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तभी जाके करना होता है अगर तुमको ये इनसाइडर ट्रेडिंग का तुम सस्पिशियस एक्टिविटी तुमको पता चला है कि हाँ तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि कंपनी ने किसी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग किया है या फिर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस किया है, तब जाके। ठीक है, बस ये बात तुमको याद रखना है। अच्छा, सेबी के पास सिविल कोड जैसा पूरा पूरा पावर है, बस तुमको ये लाइन याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। क्या बताओ? सिविल कोड जैसा पूरा पूरा पावर। अब बता सिविल कोड का क्या पावर होता है? सिंपल चीज होता है, सिविल कोड का पावर क्या होता है? क्या होता है बताओ? डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। क्या सेबी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं? आंसर यस। सम्मन करना, किसी को बुलाना पेश होने के लिए, हाजिरी देने के लिए, वो भी हो सकता है। अटेंडेंस, किसी पर्सन का अटेंडेंस, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड, इशूइंग कमीशंस। तो ये सारा काम जो है जो सिविल कोड का होता है वो नॉर्मल हमारे सेबी के पास पावर रहता है। ठीक है, अब देखो किसी ने किसी का मर्डर कर लिया, वो सेबी वहां पे जाके क्या करेगा? कंपनी में मर्डर हुआ है, अब सेबी जो है वो लिस्टेड कंपनी है, तो अगर ऐसा लिस्टेड कंपनी है, कंपनी में मर्डर किया है, तो सेबी जाके वहां पे क्या करेगा? क्योंकि वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगा, तो क्रिमिनल कोर्ट्स वाले देखेंगे वो वाला मैटर। क्या ये समझ में आ रहा है? सेबी का अगर कोई योगदान होगा तो क्रिमिनल कोर्ट्स मांग लेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, किस प्रकार के ऑर्डर सेबी पास कर सकता है? अब पकड़ लो अडानी पोर्ट जो है उसका वो जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर स्पेकुलेशन लगा, उस कंपनी के ऊपर ऐसा सेबी के ऊपर खबर आया कि भैया ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सेबी किस प्रकार के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं? देखो, वो ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकते हैं, restrain persons from accessing dealing in securities market, suspend office bearers, impound retain proceeds and securities, attach bank account and properties। ठीक है, ये सारा हो सकता है। डायरेक्ट इंटरमीडियरीज एंड पर्सनस, ठीक है, इंटरमीडियरीज या दूसरे इंसान को डायरेक्शन भी दे सकता है सेबी कि ये करो वो करो। समझ में आ रहा है ना? तो ये पावर्स होता है तुम्हारे सेबी के पास। सेबी में बाय ऑर्डर और बाय फॉर रीजन टेक मेजर्स पेंडिंग अपॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, बस तुमको ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अच्छा, पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर, डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजिंग सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ये है सेक्शन 11, ये स्टार्ट हो चुका है। देखो क्या बताओ दोस्तों, सेक्शन 11 जनरल फंक्शंस खत्म हो चुका है। सेक्शन 11 ए देख रहे हैं हम लोग, प्रोस्पेक्टस इशू पे रोक लगा देना। प्रोस्पेक्टस इशू पे रोक क्यों लगाया जा रहा है? देखो सेबी, पहली बात कहा गया, हाँ ये देखो, सेबी टू रेगुलेट और प्रोहिबिट, सेक्शन 11 ए क्या कहता है? सेबी में स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन
मैटर ऑन कैपिटल इशू एंड डिस्क्लोजर मैनर बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर देके वो स्पेसिफाई कर सकता कि तेरा ट्रेडिंग हम बंद करवा रहे हैं, तू इशू नहीं कर सकता, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, लोगों को बुला नहीं सकता, इनवाइट नहीं किया जा सकता, सॉलिसिट नहीं कर सकता फॉर मनी ऑफ इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये होता है कि पकड़ ले कोई कंपनी है और वो इशू करना चाहता है सिक्योरिटीज, उसके लिए वो क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस लॉन्च करेगा। अब जो वो प्रोस्पेक्टस लॉन्च करेगा उस लॉन्च के ऊपर सेबी रोक लगा देगा। प्रोस्पेक्टस लॉन्च से क्या होता है, सॉलिसिट होता है कस्टमर्स, तुम कस्टमर्स को इनवाइट कर रहे हो, बुला रहे हो कि आ जाओ, मैं कंपनी जो है शेयर्स देने वाला हूं, तुम लोग खरीदो इन शेयर्स को। उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस की इशू के ऊपर ही रोक लगा देगा, बोलेगा प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करने देंगे। क्यों क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि सेबी को डाउट लग रहा है कि तूने कुछ गलत काम किया है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये सेबी के पास पावर है, बस इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सोलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो तीन चीज है यहाँ पे, तीनों चीज एक ही चीज, तीनों चीज जो है एक ही बात कहता है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने नहीं देंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट देने ही नहीं देंगे, एंड एडवर्टीजमेंट तो करने ही नहीं देंगे। सॉलिसिटिंग करना, सॉलिसिटिंग का मतलब होता है इनवाइटिंग, रिक्वेस्टिंग टू टेक अ सर्टेन एक्शन, बुला रहे हो खरीदने के लिए, ठीक है, मनी फॉर इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहे हो। इस सब काम के ऊपर सेबी जो है रोक लगा सकता है, बस इतना ही तुमको याद रखना होता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि पूलिंग ऑफ फंड, कभी सुना होगा पूलिंग ऑफ फंड, मतलब हर जगह से पैसा थोड़ा 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 करके पुल करना, ठीक है, एक फंड बनाना, इसको कहा जाता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अभी जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना, ये एक जनरल वर्ड है, समझ में आ रहा है? मतलब पकड़ ले, पैसा उठाने का तरीका, समझ में आ रहा है, पैसा उठाने का तरीका। अच्छा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर हो रहा है ना, तो सेबी उसके ऊपर नज़र रखता है कि लोग जो पैसा उठा रहे हैं, पूल कर रहे हैं मनी, वो किस प्रकार से हो रहा है, कितना पैसा उठा रहा है। तो सिंपल चीज़ ये है कि सेबी देखता है कि अगर 100 करोड़ के ऊपर है, 100 करोड़ के ऊपर अगर है, अगर तुम्हारा पूलिंग हो रहा है फंड का, ठीक है, विदाउट सेबी के रजिस्ट्रेशन, अगर तुमने सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है, नहीं करवाया, लेकिन तुमने पूल किया फंड इन्वॉल्विंग 100 करोड़ और मोर, इज डीम्ड ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। याद रखना, वो डीम्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आ जाएगा, याद रखना। कल अगर मैं कोई बिजनेस खोल लूँ, ठीक है, और मैं सेबी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं ले रखा है, ठीक है, मतलब सेबी से परमिशन नहीं ले रखा है, और मैं 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा उठा रहा हूँ, तो अगर मैं 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा उठा रहा हूँ, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इसके अंदर आने से क्या होता है सर? इसके अंदर आने से कुछ नहीं होता ज़्यादा कुछ, सेबी जो है वो उसके ऊपर रेगुलेशन लगा देता है। मतलब ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना, जितने भी लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत, अलग अलग स्कीम है इसके अंदर, ये तो एक जनरल वर्ड है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसके अंदर जितने भी लोग ने पैसा उठा रहा है 100 करोड़ के ऊपर, उसके ऊपर अलग अलग सेबी का रेगुलेशन लग जाएगा, निगरानी हो जाएगा, मतलब सेबी जो है उसके ऊपर नज़र रखेगा। क्या है, समझ में आ रहा है? सेबी का नज़र रखना, इसका मतलब तुम्हारा पापा का नज़र रखना तुम्हारे ऊपर, समझ में आ रहा है? क्या है, समझ में आ रहा है? पकड़ ले, मम्मी से तूने 50 रुपये लिया, क्या पापा नज़र रखेंगे? नहीं। लेकिन कल अगर तूने मम्मी से 1000 रुपये लिया, तो पापा नज़र ज़रूर रखेंगे कि तू यहाँ ये 1000 रुपये खर्च कहाँ पे कर रहा है। क्या है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो ये चीज़ होता है। अच्छा, क्या ये पावर है सेबी के पास? आंसर है यस। तुमको सिर्फ ये याद रखना, पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लिवाई पेनल्टी। ऑब्वियसली तुमको पढ़ना ये है कि पेनल्टी क्या है, वो तुमको पढ़ना है। क्या पावर है? आंसर है ये। कौन देता है पावर? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन देता है सेबी को ये वाला पावर। तुमको लिखना है सेक्शन 11B देता है सेबी को ये पावर, डायरेक्शंस देने के लिए, लिवाई करने के लिए, पेनल्टीज। मतलब डायरेक्शंस मतलब पकड़ ले, मेरे को ऐसा लगा कि तू कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, तो मैं तेरे को रोकूंगा ना, तो वो रोकूंगा, कैसे रोकूंगा? डायरेक्शंस दूंगा तुमको कि ये कर, वो कर, ठीक है। और पेनल्टी लिवाई लगाना, इसका मतलब होता है तूने गलत काम कर लिया है, तो अब तेरे ऊपर पेनल्टी लगाना पूरा हक है सेबी के ऊपर, वो हक देता है सेक्शन 11B। बस तेरे को ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। क्या हो सकता है? आंसर है यस, अंडर 11C सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और देखो, एक सेकंड रुक जाओ, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, हाँ देखो क्या होता क्या है। सेबी में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इफ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव
ट्रांजैक्शंस आर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स या फिर मार्केट, इंटरमीडियरी पर्सन वायोलेटेड एक्ट रूल्स एंड डायरेक्शंस। बस तुमको दो ही चीज़ याद रखना है। देख सेबी क्या है, सेबी भैया स्टॉक मार्केट का पूरा रखवाला है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में कौन कौन है, या तो कंपनी होगा या तो इंटरमीडियरी होगा, दो ही मतलब जन है। इंटरमीडियरी के अंदर 100 लोग हैं, लेकिन इंटरमीडियरी जनरल वर्ड है, राइट। अब इंटरमीडियरी ने अगर किसी भी प्रकार का वायोलेशन किया, एक्ट नहीं फॉलो किया, रूल डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, तो सभी धर पकड़ लेगा उसको। कंपनी ने किसी प्रकार का डेट्रीमेंटल काम किया, डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स मार्केट, कोई भी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा जो इन्वेस्टर के अगेंस्ट हो रहा हो, मार्केट के अगेंस्ट हो रहा हो, तो सभी आके तुमको पकड़ लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन होगा तेरे ऊपर, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, ये तो तेरे को पता ही है। इन्वेस्टिगेशन होगा तो सबसे पहले रिकॉर्ड्स मांगेंगे, तो तेरे को एग्जामिनेशन में याद कैसे रखना है? एग्जामिनेशन में ऐसे ही याद रखना है कि भैया इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, तो सेबी क्या करेगा, सेबी क्यों पकड़ेगा? सबसे पहले पकड़ेगा इस कारणवश, ये कारणवश सेबी पकड़ेगा। उसके बाद करेगा क्या, वो अकाउंट्स मांगेगा, बोलेगा अकाउंट्स देगा। किसको मांगेगा? मैनेजर्स, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, इंटरमीडिएट, एसोसिएटेड पर्सन मस्ट प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस रिलेवेंट रिकॉर्ड्स टू इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। याद रखना, से भी एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी फॉर्म भी करेगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या पावर होता है? आई ए में रिक्वायर इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होगा तब भी तुमको देना होगा। पीरियड ऑफ कस्टडी, IA can keep records for 6 months, then return, can recall if needed, provide certified copies if requested। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल चीज़ है, तुमको 3 चीज़ दिमाग में रखना है। क्या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है तुम्हारा बुक्स जो है वो लेकर जा सकते हैं, सीज हो सकता है? आंसर है यस। कितने टाइम के लिए सीज हो सकता है? आंसर है 6 महीने के लिए सीज हो सकता है। क्या 6 महीने बाद सेबी जो है वो अपने पास रख सकता है? आंसर है वो डिपेंड करता है, रख तो सकता है, और अगर मतलब सेबी को अगर ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड्स लगे तो रख सकता है। लेकिन बात ऐसा है कि 6 महीने तक रखेंगे अपने पास, जितना इन्वेस्टिगेशन है उतना करेंगे। जनरल प्रोविजन क्या कहता है? कहता है कि 6 महीने अपने पास रखेंगे, उसके बाद दे देना होता है। देने के बाद सेबी मांग सकता है कि पकड़ ले, 6 महीना कल हो गया, मैंने तेरे को आज दे दिया, तेरा सारा बुक्स ऑफ अकाउंट दे दिया, परसों मेरे को दरकार पड़े तो मैं परसों तुमको मांग सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि लेकर आ, फिर से लेकर आ। और एक चीज हो सकता है, जो तीसरा चीज होता है वो ये होता है कि मैंने तेरे को कॉपीज दे दिया, मैंने तेरे को बुक्स नहीं दिया, ओरिजिनल बुक्स नहीं दिया, मैंने तेरे से ओरिजिनल बुक्स सीज कर लिया, उसके बाद मैंने बुक्स का कॉपी करके जेरोक्स करके तेरे को जेरोक्स दे दिया, तेरे को दरकार है बुक्स का, जेरोक्स दे दिया, ओरिजिनल मेरे पास रख लिया। तो ये काम कर सकता है तुम्हारा, क्या बताओ, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, एग्जामिन ऑन ओथ, कसम वसम जो है ले सकता है तुम्हारा, ठीक है। फेलियर इन कंप्लायंस, अगर फेल कर रहे हो, अगर सभी को पता चला कि हाँ कंप्लायंस में फेलिंग हुआ है तुमसे, तो पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट 1 साल, फाइन 1 करोड़, या तो दोनों लग सकता है। फर्दर फाइन 5 लाख पर डे फॉर कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट, या फिर कॉन्टिन्यूइंग फेल हुआ। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे ऊपर लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया, लेकिन अभी भी तुमने सही नहीं किया उस चीज़ को, तो जितना टाइम तुम सही नहीं करोगे, रोज तुम्हारे ऊपर 5 लाख रुपए पर डे का लगने वाला है, ठीक है। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन टेकन इन राइटिंग, रीड, साइंड, यूजेबल एज एविडेंस। सीजर ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है। ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड जज may authorize IA to enter, search, seize and record. Exemption, no seizure for listed intending to list public companies unless insider trading, market manipulation is suspected। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने तुमको पहले भी बताया था कि देखो सर्च एंड सीज करना सभी कभी भी कर सकता है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज होता है ना, या फिर इंटेंडिंग टू लिस्ट, कौन बताओ, नो सीजर फॉर लिस्टेड या फिर इंटेंडिंग टू लिस्ट पब्लिक कंपनीज। इंटेंडिंग टू लिस्ट क्या होता है सर? इसका मतलब वो कंपनीज जिसने अप्लाई कर दिया कि हाँ लिस्ट करना है मेरे को, अभी तक लिस्टिंग हुआ नहीं है लेकिन इंटेंट कर रहा है, लिस्ट नहीं हुआ है लेकिन लिस्ट करने के लिए अप्लाई कर दिया कि हाँ मेरा IPO निकलने वाला है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इन कंपनीज के ऊपर ना अचानक से सर्च एंड सीजर नहीं हो सकता, अगर जब तक कि ना पूरा का पूरा तुमको मतलब ऐसा इंडिकेशन मिले कि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, तब जाके हो सकता है, वरना ऐसा डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? कल अगर पता चले रिलायंस का बुक्स जो है सीज कर लिया सभी ने, रिलायंस का स्टॉक जो है ना वो धराधर गिर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल पब्लिक को नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? चीज़ों को ध्यान में रखना है।
रिटर्निंग रिकॉर्ड्स, IA रिटर्न सीज रिकॉर्ड्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्म्स मैजिस्ट्रेट जज में प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क भी जो है, आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा सेबी ने तुमसे, मतलब ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने तुमसे बुक लिया, ठीक है, और जज ने उस पर मार्क लगा दिया कि यही ओरिजिनल बुक है, ये लोगे और यही वापस करोगे, कुछ दूसरा वापस मत कर देना। तो चालाकी करने नहीं देगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, क्या है समझ पे आ रहा है ना, मैजिस्ट्रेट या फिर जज, जो लिया वही तुमको वापस करना होगा। सर्च सीजर प्रोसीजर मस्ट फॉलो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, ये तुमको फॉलो करना होगा जो अभी चेंज हो चुका है। अच्छा, फिर सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग, इसका मतलब क्या होता है, सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग मतलब प्रोसीडिंग, कोई भी किसी प्रकार का प्रोसीडिंग अगर तुम्हारे कंपनी में चल रहा है तो उसको सीज किया जा सकता है, डिसीज किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि कंपनी को बंद कर देना, कंपनी को बंद नहीं किया जा रहा है, तुम कोई काम कर रहे थे जो कि गलत काम था, उसको रोक लगाना, तुम्हारे कंपनी के कुछ ऑपरेशंस के ऊपर रोक लगा देना। ऐसा नहीं है कि पूरा कंपनी को बंद कर देना। क्या समझ में आ रहा है ना दोस्तों, क्या है लिख के रखा है मैंने, स्टॉपिंग द कंपनी टू डू सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज विच वायोलेट द मार्केट रेगुलेशन, जो मार्केट के रेगुलेशन को वायोलेट कर रहा है उस एक्टिविटीज के ऊपर रोक लगा देंगे, ठीक है। तो पर्पस एग्जाम्पशन देख लेना है बस, वही एग्जाम्शन में वही है, मार्केट मैनिपुलेशन, लिस्टेड कंपनीज एंड इंटेंडिंग टू लिस्ट कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है। ओके, चलो ये केस लो तुम घर पे बैठ के रीड कर लेना है, ठीक है। इतना अच्छा सा मैंने नोट्स बना दिया है, केस लो तो तुम घर में बैठ के रीड कर ही सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पावर टू मेक रेगुलेशन, क्या सेबी के पास पावर है रेगुलेशन बनाने के लिए? आंसर है यस, यहाँ पे तुमको लिखना है यस, ठीक है, इतना पढ़ना नहीं है, बस यस। पावर ऑफ सेबी देखो, पावर ऑफ सेबी नॉट टू अप्लाई टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गुजरात में है, गिफ्ट सिटी, उसके ऊपर जो उसके अंदर जो कंपनीज है उसके ऊपर सेबी का कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, बताओ ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी की एरिया के अंदर जो है तुम्हारा सेबी जो है वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अलग एक्ट है। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं ना, जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी, इस एरिया को वो लोग, एक तो बात है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में आ जाता है, दूसरी बात यह है कि वो एक इंटरनेशनल एरिया कहलाया जाता है। वहाँ पे जितने भी कंपनीज है वो इंटरनेशनल कंपनीज है, ठीक है। मतलब इंडियन कंपनी भी है तो उसको भी इंटरनेशनल जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। याद रखना कि सेबी वहाँ पे कुछ नहीं करता, लेकिन उसका एक्ट जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के जो एक्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की जो एक्ट है 2019, उसके तहत रूल होता है वो पूरा एरिया, ठीक है। तो क्योंकि ये फॉरेन एरिया होता है इसलिए इसको इंडिया के अंदर ही होता है, फॉरेन होता है। तुमको पता होगा यार, तुमने पढ़ लिया होगा, IFSC नहीं पढ़ा अभी तक तो फ्यूचर में पढ़ोगे। सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ये एक इंटरनेशनल एरिया होता है जो इंडिया के अंदर ही होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज आते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? और इससे फ़ायदा होता है इंटरनेशनल जो है रिकग्नाइजेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है ये चीज़। तो ये किसी और दिन जब टॉपिक आ जाएगा उस दिन करेंगे हम लोग। सिर्फ तुमको ये याद रखना है सेबी इसको कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि इसका अलग एक्ट होता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, क्या बताओ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज चैप्टर 5 डील्स विथ इंटरमीडियरी रजिस्ट्रेशन। इंटरमीडियरीज रिक्वायर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12(1). देखो इंटरमीडियरीज तेरे को पता है, ये सारे इंटरमीडियरीज, इनका रजिस्ट्रेशन किसके अंदर होता है? सेबी के अंदर। बस तेरे को यही याद रखना है, यस, बस तेरे को यही याद रखना है। क्या सस्पेंशन हो सकता है? सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? आंसर है यस, ठीक है। देखो सेबी कैन सस्पेंड कैंसिल रजिस्ट्रेशन बाय ऑर्डर, ड्यू प्रोसेस, पर्सन कंसर्न्ड मस्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सेबी कैंसिल करने से पहले ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी देगा कि बताओ मैं तेरा क्या जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करूं। सेबी के ऊपर डाउट, सेबी जो है डाउट कर रहा है तुम्हारे ऊपर, तुमने कुछ गलत किया है तो सेबी को कैंसिल करना है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो तो नेचुरल जस्टिस में आता है, वो तो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेबी कहता है कि बताओ, सेबी ऐसा नहीं पूछता कि आओ तुमको क्या बोलना है बोलो, ऐसा नहीं। सेबी पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारा कैंसिलेशन क्यों ना करूं। ये होता है सेबी का पूछना। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस इनसाइडर ट्रेडिंग। ऑब्वियसली इसके ऊपर तो सेबी का पूरा चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर में हम लोग करेंगे।
फिर इधर आ जाओ, पेनल्टीज एंड एजुकेशन में पेनल्टीज देख लो, ये होमवर्क रहेगा, पेनल्टीज मैं नहीं करवाने वाला क्योंकि इसमें कोई समझाने लायक चीज़ नहीं है, तुमको याद रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। फेलियर टू फर्निश में कितना, फिर 15B 15C 15D ये पूरा कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग कर रखा है दोस्तों, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। फिर आ जाओ इधर पे एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या, एजुकेशन मतलब क्या, हाँ मतलब सेबी का पावर। देखो देखो, डील्स विथ सेबी एजुकेशन पावर, एजुकेटिंग ऑफिसर रहेगा, सेबी अपॉइंट्स डिवीजन चीफ रैंक ऑफिसर, मस्ट गिव रीजनेबल हियरिंग अपॉर्चुनिटी, पावर हैज समन एनफोर्स अटेंडेंस, टेक एविडेंस, इंपोज पेनल्टीज। अब सेबी तो सेबी कौन है, सेबी का कोई बच्चा नहीं है कि सेबी 1 सेबी 2, सेबी क्या करता है, सेबी अपॉइंट करता है, एजुकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, वो जाके करता है इंस्पेक्शन वगैरह, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये है वो एजुकेटिंग ऑफिसर। अच्छा, कोई भी डिसीजन पास करने से पहले तुम्हारा अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हर्ड तो देना ही होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट भी लग जाएगा, 3 महीना जो है तुम्हारे पास टाइम होता है अपील करने के लिए अगर तुम्हारा कोई दिक्कत है तो। अच्छा, फैक्टर्स फॉर एजुकेटिंग पेनल्टी एंड क्वांटम, मतलब तुम्हारे ऊपर क्या पेनल्टी लगाएंगे, एजुकेटिंग ऑफिसर जो है तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, कितना लगाएंगे, उसका क्वांटम क्या रहेगा, मतलब क्वांटिटी कितना रहेगा, लॉस ऑफ कॉस्ट मतलब तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, कितना तुमने अनफेयर एडवांटेज गेन किया है, रेपिटेटिव नेचर का है नहीं, बार बार कर रहे हो कि नहीं तुम ये क्राइम, क्रेडिट ऑफ पेनल्टीज देखेंगे, मतलब पिछला पेनल्टी तुम्हारा पेंडिंग है कि नहीं, ऑल पेनल्टीज को कॉन्सोलिडेट करके भैया तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगा देंगे बहुत बड़ा, ठीक है। देखो बाई चांस अगर तेरे ऊपर मैंने पेनल्टी लगा दिया, तू कौन, मैं, तू नॉर्मल इंसान भाई, मैं हूँ एजुकेटिंग ऑफिसर, मैंने तेरे ऊपर पेनल्टी लगा दिया और तेरे पास पैसा नहीं है पेनल्टी भरने के लिए, तो तेरे साथ क्या किया जाए, तुम्हारे जिस्म के ऊपर हल्का हल्का कट मार्क देके थोड़ा नमक थोड़ा मिर्च डाल दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर क्या किया जाएगा। देखो ट्रिगर, if person fails to pay penalty, refund money, comply with disgorgement order और pay fees due to सेबी, मतलब जो ड्यू है सेबी को वो तुमने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, प्रोसीजर, सेबी ऑथराइज करेगा एक ऑफिसर को जिसको कहा जाता है रिकवरी ऑफिसर, प्रोड्यूस करेगा ड्रॉ अप सर्टिफिकेट फॉर ड्यू अमाउंट, वो एक सर्टिफिकेट देगा कि तेरा इतना ड्यू है। रिकवरी कैसे करेगा, या तो तेरा प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करके सेल कर देगा, attachment of bank's account, attachment of immovable property, arrest, detention, and prison, appointing receiver for property management. Correct? अच्छा, assistance district administration, recovery officer can seek district administration का assistance, ठीक है। precedence, recovery by SEBI has precedence over other claims, बस इतना याद रखो। फिर है सैट, सैट मैंने तेरे को समझा दिया है, सैट कौन है, सैट सेबी का बाप है। कॉम्पोजिशन ऑफ सैट, ये होमवर्क रहेगा, मतलब सैट में कौन कौन बैठता है ये तो तेरे को, ये तो तू पढ़ सकता है ना दोस्तों, नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा, नोट्स का टेंशन मत लो, मैं हूँ क्यों, मैं किस लिए हूँ, मैं हूँ तुमको पास करवाने के लिए और तुम हो चैनल को ग्रो करवाने के लिए। दोस्तों लाइक ठोक दो अभी के अभी, लाइक ठोक दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, दोस्तों को शेयर कर दो भैया, मम्मी पापा सबको बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। चलो आगे देखो, अपील टू सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, टाइम लिमिट 40 days ऑफ रिकवरिंग रिसीविंग एन ऑर्डर कॉपी, मतलब जो ऑर्डर पास किया जाएगा बाई सेबी उसके 45 days के अंदर अंदर यू हैव टू अपील। सेट का पावर है कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड कर देगा। कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड तीनों अलग चीज होता है दोस्तों, ये मतलब ऐसा नहीं जैसे हल्दी नमक मिर्च तीनों अलग चीज होता है, उसी प्रकार से ये अलग चीज है। कंफर्म का मतलब ये होता है कि सेट कहेगा बहुत अच्छा किया, सेबी ने जो ऑर्डर पास किया वो बहुत अच्छा किया, वही ऑर्डर रहने दो, ये होता है कंफर्म करना। दूसरा मॉडिफाई, सेबी कहेगा या सेट कहेगा यार सेबी ने जो ये वाला चीज़ कहा है वो तो सही है, लेकिन दूसरा वाला जो चीज़ है उसमें थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, तो मॉडिफाई करना। सेट असाइड मतलब सेट पूरा बाप में आ जाएगा, बाप मोड में आ जाएगा, सेट कहेगा कि सेबी ने जो भी पास किया है उसको साइड में हटाओ, उसको कुछ फॉलो नहीं करना है, मैं दूंगा ऑर्डर, इस प्रकार से सेट असाइड कर देना, ठीक है। अच्छा 45 days के बाद भी तुम जा सकते हो, लेकिन तुमको सफिशिएंट कॉज लेकर जाना होगा।
सफिशिएंट कॉज तुमको तो पता ही है, लिमिटेशन एक्ट में तुमने जेआईजीएल में पढ़ रखा है बेटा। सच में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अगर तुम जेआईजीएल सेबी कंपनी लो सब एक साथ नहीं पढ़ रहे हो तो। समझ में आ रहा ना? फिर पावर ऑफ सैट, वही सेम घिसा पिटा जो सेबी के पास है पावर, सम्मन करना, ऑर्डर लेना, बुक्स को देखना, ठीक है। तो ये रीड करना घर पे होमवर्क है। क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन लेकर आ सकता है कोई भी इंसान? ऑब्वियसली 100%। एपिलेंट कैन अपियर इन पर्सन और ऑथोराइज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर और ओन खुद का कोई ऑफिसर भी लेकर आ सकता है। लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा तुम्हारे सेट के ऊपर, मतलब ये कि सेट सेट के पास जाओगे ना तो 45 डेज का लिमिटेशन लग जाता है। देखो सिंपल चीज याद रखना, सेट के पास या फिर एओ के पास ना सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं रहता है जो सेबी के पास रहता है, बस बात का ध्यान रखना। सैट है अपीलेट ट्रिब्यूनल, इस बात को तुमको याद रखना है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सैट के ऑर्डर के अगेंस्ट? आंसर है यस। 60 डेज का टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर तुम जा सकते हो, बाद में भी जा सकते हो लेकिन सफिशिएंट कॉज लेकर जाना होगा, ठीक है। सफिशिएंट कॉज क्या सर? वो जेआईजीएल में तुमने देख रखा है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ लो अच्छे से। सफिशिएंट कॉज मतलब क्या? मतलब तुम दिक्कत में थे, तुम इसलिए नहीं आ पाए। दिक्कत क्या क्या हो सकता है? पहला दिक्कत तो ये हो सकता है तुम्हारे लॉयर ने या फिर तुम्हारा जो भी एडवाइजर, लीगल एडवाइजर ने गलत एडवाइस दिया है। तुमने कोर्ट का डिसीजन जो है अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट का डिसीजन जो है वो सही से दिया नहीं गया है, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है। ये दूसरा हो सकता है। तीसरा हो सकता है फादर का इलनेस हो सकता है, तुम जेल में थे, तुम्हारे पास कॉपी नहीं था, कॉपी लेने में टाइम लग गया, ये सारा चीज सफिशिएंट कॉज में आ जाता है। सैट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का क्या टाइम लिमिट होता है? सैट का 45, सुप्रीम का 60, याद रखियो। ऑफेंसेस, ये ओवरऑल ऑफेंसेस का है, याद रख लेना, ठीक है, रीड कर लेना घर पे। स्पेशल कोर्ट्स भी बने गए हैं स्पीडी ट्रायल के लिए, याद रखना। स्पेशल कोर्ट्स वगैरह कौन सा ट्रायल करेंगे? ऑल ऑफेंसेस ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट फॉर द एरिया इफ मल्टीपल हाई कोर्ट स्पेसिफाइज विच, ठीक है। मतलब सारे ही उस एरिया में जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं स्पेशल कोर्ट जो है वो नजर रख सकता है, अगर ज्यादा है तो हाई कोर्ट स्पेसिफाई कर देगा। अपील एंड रिवीजन पॉसिबल होता है। फिर ये सब बेकार है एकदम, छोड़ दो इसको। कंपनीज ने कॉन्ट्रवीन किया तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा कंपनी का। स्कोर आ जाओ, स्कोर के ऊपर। स्कोर क्या होता है? हाँ बताओ। स्कोर का फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल या फिर रेड्रेस सिस्टम, ये होता है स्कोर। स्कोर अभी 2.0 भी आ चुका है, ठीक है, तुमको मैं बताता हूँ। स्कोर में होता ये है कि तुमको कंपनी से कोई दिक्कत है, तुम हो कंपनी के शेयर होल्डर, तुमको कंपनी से कोई दिक्कत है, तुम स्कोर में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और ये जो स्कोर है ना, ये मतलब बहुत बड़ा डर है किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा डर है, क्योंकि कंपनी जब अपना शेयर मार्केट में अपना पैसा उठाना चाहता है, मतलब अपना आईपीओ लेना चाहता है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर कोई भी काम करना चाहता है, अच्छा खासा काम करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, तो कंपनी का जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है ना, तो उसका स्कोर भी चेक किया जाता है कि स्कोर में कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट तो नहीं है। अगर पकड़ लो किसी भी कंपनी के स्कोर में, ठीक है, मतलब कंपनी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट वगैरह आया है उसको सॉल्व नहीं किया गया, तो कंपनी का रिकॉर्ड बुरा हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी रिकॉर्ड बुरा कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार का डर रहता है कंपनी को, हमेशा डर रहता है। तो कंपनी क्या करेगा? होता क्या है स्कोर? स्कोर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम किसी भी कंपनी का कंप्लेंट कर सकते हो, तो और एक टाइम लिमिट के अंदर उस कंपनी को उस कंप्लेंट को सॉल्व करना होता है, समझ में, वरना पूरा बम्बू लग जाता है कंपनी के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये रिसेंटली आया है जून 2011 में, याद रखियो, ठीक है। ये 24/7 एक्सेस किया जा सकता है, साइलेंट फीचर्स है इसका, तो एक बार रीड कर लेना। साइलेंट फीचर्स मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, सेंट्रलाइज बेस्ड है। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या है स्कोर में? स्कोर में कैसे करना होता है? सबमिशन एंड हैंडलिंग बाय एंटिटी, मतलब एंटिटी कैसे हैंडल करता है। देखो, एंटिटी मस्ट रिजॉल्व कंप्लेंट एंड अपलोड ATR विद इन 21 कैलेंडर डेज, विद इन 21 कैलेंडर डेज, ठीक है। ATR मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि मतलब कौन सा एक्शन जो है लिया गया है। 21 कैलेंडर डेज में
जो है कंपनी उसको रेड्रेस करना होता है, कोई भी कंप्लेंट आया है तो। एटीआर ऑटो रूटेड टू कंप्लेनेंट, मतलब जो भी तुमने कंपनी ने स्टेप लिया है कंप्लेंट के अगेंस्ट, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट किया उसके पास चला जाता है कि भैया कंपनी ने ये स्टेप लिया तुम्हारे कंप्लेंट के अगेंस्ट। ठीक है, कंप्लेंट साइमल्टेनियसली फॉरवर्डेड टू डेजिग्नेटेड बॉडी विच मॉनिटर्स एटीआर सबमिशन। ठीक है, तो एटीआर सबमिशन प्रॉपरली हुआ कि नहीं, एक डेजिग्नेटेड बॉडी है जो मॉनिटर करता है कि कंपनी ने एटीआर दिया कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो डेजिग्नेटेड बॉडी है इन्फॉर्म करता है एंटिटी टू इम्प्रूव ग्रीवियंस रिड्रेसल क्वालिटी। अगर उसको लगे तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बोल सकता है। सेबी में कंकरेंटली मॉनिटर, मतलब सेबी भी देख के रखे। देखो सेबी के पास इतना टाइम नहीं कि वो इतना सब कुछ देखेगा, इसलिए तो उसने एक कंपेरेंट बॉडी को चूज़ किया है। ठीक है, उसने एक डेजिग्नेटेड बॉडी बना दिया कि भैया तू देखना कि एटीआर वगैरह जो है कंपनी सॉल्व करके भेज रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रिव्यू, इफ कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नो रिव्यू कंप्लेंट डिस्पोज्ड। ठीक है, अगर कंप्लेनेंट सेटिस्फाई हो गया या फिर कंप्लेनेंट ने कुछ बोला ही नहीं रिटर्न में, तो हम लोग मान के चलेंगे कि भैया डिस्पोज हो चुका है। इफ़ कंप्लेनेंट नॉट सेटिस्फाइड और एंटिटी फेल्स एटीआर, या तो एटीआर सबमिट ही नहीं किया एंटिटी ने, मतलब कोई स्टेप ही नहीं लिया, तो डीबी टेक्स कॉग्निजेंस फॉर फर्स्ट रिव्यू। डीबी एंगेजेस एंटिटी रिवाइज एटीआर सबमिटेड। DB makes receive clarification then submit revise ATR to complainant via scores within 10 days of clarification sought। तो DB क्या करेगा, देखेगा 21 डेज हो चुका है, अभी तक ATR जो है कंपनी ने सबमिट नहीं किया, तो DB खुद जाएगा कंपनी के पास, जाके बोलेगा भैया तूने ATR अभी तक सबमिट नहीं किया, तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट आया था। तो कंपनी रीजनेबल रीज़न देगा कि भैया हम इस कारणवश सबमिट नहीं कर पाए, तो फटाफट 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लेनेंट का जो भी एटीआर सबमिट करना है कंपनी को वो सबमिट कर देगा डीबी को। डीबी उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद कंप्लेनेंट को भेज देगा 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रिव्यू। सेकेंड रिव्यू, कंप्लेनेंट मतलब ये सेंड किया, एक बार सेंड किया, ये फर्स्ट रिव्यू में पकड़ ले कंप्लेनेंट को सेंड किया, कंप्लेनेंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया या फिर सेंड ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रिव्यू आएगा ना, अगर कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड ना हो तो। कंप्लेनेंट में सीक सेकंड रिव्यू विद इन 15 डेज ऑफ डीबीआर एटीआर। डीबीआर ने एटीआर भेजा कि भैया एटीआर तो आपको कंप्लेनेंट ने ये वाला स्टेप लिया, तो कंप्लेनेंट को अगर फिर भी सेटिस्फाई ना हो तो क्या करेगा, इफ सेटिस्फाइड नो रिव्यू कंप्लेनेंट डिस्पोज, इफ नॉट सेटिस्फाइड डीबी फेल्स एटीआर सेबी टेक्स कॉग्निजेंस। फिर आएगा सेबी आके बोलेगा कंपनी को, सीधा कॉलर पकड़ लेगा कंपनी का, बोलेगा कि बता मैंने डीबी को अपॉइंट किया था, ठीक है, डेजिग्नेटेड बॉडी को अपॉइंट किया था, उससे भी नहीं हो पाया, तूने उसका भी नहीं सुना, और तू क्या कर रहा है कि तेरा एटीआर सुन के कंप्लेनेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सेबी आके कॉलर पकड़ लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सेबी जो है, फिर सेबी रिव्यूज विद स्टेक होल्डर एंटिटी, मतलब सेबी दोनों पक्ष सुनेगा, उसके बाद सेबी को जो सही लगे वो करेगा, ओनली व्हेन सेबी क्लोजेज इट ऑन स्कोर्स। तो सेकेंड रिव्यू के बाद सेबी जो है उसको अगर सेबी ने सॉल्व कर दिया उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्शन टू फेलियर, मतलब ये वाला अगर फेल हो गए तो तुम्हारे ऊपर क्या क्या लगेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा पेनल्टी वगैरह, इसको होमवर्क है। देखो, एक्शन टू फेलियर टू रेड्रेस इन्वेस्टर के कंप्लेंट्स बाय लिस्टेड कंपनी, तो उसके ऊपर क्या बम्बू लगने वाला है ये तुमको रीड करना है। ठीक है, अच्छा ये बस कुछ वेबसाइट से एक बार रीड कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्कोर 2.0 आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, एड्रेस वगैरह जो है ये है, ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है। सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003, ये क्या होता है सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस, तुमको मैं बता देता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। होता ये है कि बहुत खर्चा लगता है यार इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। देखो मैं फीस लिखा है कि नहीं यहाँ पे, फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। होता क्या, मैं तुमको ओवरऑल बता देता हूँ, उसके बाद अच्छे से डीपली करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डीपली करेंगे हम लोग। ठीक है, होता क्या इनफॉर्मल गाइडेंस, देखो मैं कंपनी हूँ, सेबी ने बना दिया रूल्स रेगुलेशन लॉ बना दिया सेबी ने, और मैं कौन हूँ, मैं हूँ कंपनी। मेरे को कोई प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा प्रोविजन सेबी ने लिख दिया है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेबी से पूछूंगा। और मेरे कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल,
तो फाइनल ऑप्शन क्या है, मैं सेबी के पास जाऊंगा कि सेबी आपने जो ये प्रोविजन बताया है क्या है बताओ। सेबी भैया भारी भरकम फीस लेता है, ठीक है, और तेरे को बताता है कि ये है वो है। अच्छा, सेबी का नखरा भी है। सेबी, अगर तूने सेबी को भेजा और सेबी को लगा कि यार ये तो ऑब्वियस चीज़ है, इसको तो एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं होगा, तो सेबी एक्सप्लेन भी नहीं करेगा और रिफंड भी नहीं करेगा तेरा फीस, याद रखियो। समझ में आ रहा ना? तो ये होता है चीज़ें। तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इनफॉर्मली गाइडेंस ले सकता है तू सेबी से, खर्चा ज़्यादा होता है। अब देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। देखो पर्पस क्या है, फॉर बेटर रेगुलेशन एंड ऑर्डरली मार्केट डेवलपमेंट हु मे रिक्वेस्ट। सेबी का रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी रिक्वेस्ट कर सकता है, लिस्टेड कंपनी, कंपनी इंटेंडिंग टू लिस्ट, या म्यूचुअल फंड वाले, एक्वायर, प्रोस्पेक्टिव एक्वायर, ये सारे, ठीक है। स्कीम क्या है, कवर्स रिक्वेस्ट, नेचर, फीस, डिस्पोजल, सेबी डायरेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब सभी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करके रखेगा कि किसने मांगा है इनफॉर्मल गाइडेंस, वो बताएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, फॉर फॉर्म ऑफ गाइडेंस, नो एक्शन लेटर, सेबी स्टेट्स इट वुड रिकमेंड इन्फोर्समेंट एक्शन फॉर proposed ट्रांजेक्शन। इंटरप्रेटिव लेटर्स, सेबी इंटरप्रिटेशन ऑफ ए लीगल प्रोविजन इन ए स्पेसिफिक फैक्चुअल सिचुएशन। तो ये दो प्रकार का जो है गाइडेंस मांग सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो पहला है ये कि सेबी बोलेगा कि एक्शन लेगा कि नहीं लेगा अंडर द प्रोपोज ट्रांजैक्शन जो भी तुमने रिक्वेस्ट किया है। दूसरा होता है इंटरप्रेटिव लेटर, मतलब सेबी जो है तुम्हारा लीगल प्रोविजन को एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन कर देगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है एक्सप्लेन करना। सेबी इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रोविजन स्पेसिफिक फैक्चुअल सिचुएशंस। अच्छा, फीस लगेगा, डिस्क्राइब करेगा पूरा मटेरियल फैक्ट्स वगैरह, कौन सा प्रोविजन तुम चाह रहे हो कि मतलब इंटरप्रेट करने के लिए तुमको पूरा अच्छे से मेंशन करना होगा। डिस्पोजल टाइम होता है 60 दिन, नॉट लेस देन 60 डेज। डिपार्टमेंट कंडक्ट कर सकता है हियरिंग वगैरह। सेबी इंटरनल रिकॉर्ड में रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अब देख, रिक्वेस्ट सेबी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू, सेबी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कब, जनरल insufficiently described factual situation, hypothetical situations, requester lacks direct proximate interest, applicable legal provisions not cited, similar guidance already issued, investigation enforcement action initiated, connected issue pending before tribunal या फिर sub judice, फिर policy concerns requires non response, ठीक है। ये कंडीशंस है। सर एक एक करके समझाओ, एक एक करके समझाऊं, ठीक है। देख, पहला जनरल इनसफिशिएंसी डिस्क्राइब्ड फैक्चुअल सिचुएशंस, मतलब जनरल प्रोविजंस है। जनरल प्रोविजंस में सेबी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तेरे को नहीं बताएगा, ठीक है। या तो तूने फैक्चुअल साइटेशन नहीं दिया, मतलब तू जो पूछना जा रहा है वो कौन से प्रोविजन कौन से एक्ट से पूछ रहा है वो तूने प्रॉपरली नहीं बताया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तू मतलब इमेजिन करके कोई पूछ रहा है, कोई भी सवाल पूछ रहा है सभी को, इमेजिनरी सवाल, ठीक है, पूरा पुख्ता सवाल नहीं है, इसका कोई प्रोविजन वगैरह नहीं, इमेजिन करके तू पूछ रहा है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस या फिर सिचुएशंस। रिक्वेस्टर लैक्स डायरेक्ट प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट, जो इसने रिक्वेस्ट किया उसके इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, शायद उसने जो रिक्वेस्ट किया वो बहुत लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें। कौन से लीगल प्रोविजन लगेगा, वो साइटेड नहीं है, वो साइटेड नहीं है। और ऐसा ही गाइडेंस पहले भी पास हो चुका है, सिमिलर गाइडेंस। इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट एक्शन इनिशिएटेड, इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, इन्फोर्समेंट एक्शन इनिशिएटेड। फिर कनेक्टेड इशू पेंडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल, कोर्ट में चल रहा है, तूने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कोर्ट में हो रहा है, वो अभी तक सॉल्यूशन आया नहीं है, जैसे आ जाए फिर से अभी तेरे को बता देगा। पॉलिसी कंसर्न्स रिक्वायर नॉन रिस्पॉन्स, मतलब पॉलिसी में ऐसा है कि इसका रिस्पॉन्स नहीं देना है हमको, ठीक है, इस प्रकार का पॉलिसी है सेबी का। तो इन सारे सिचुएशंस में सेबी जो है तुमको जवाब नहीं देगा, ठीक है। रिजेक्टेड रिक्वेस्ट, फी रिफंडेड आफ्टर 5000 प्रोसेसिंग चार्जेस, सेबी नॉट ऑब्लाइज टू रिस्पॉन्ड डिस्क्लोजर रीजंस, ठीक है। अगर नहीं रिस्पॉन्स किया, रिजेक्ट कर दिया, तेरा 5000 काट लेगा, तेरा अगर 5000 काट रहा है तो सोच तेरा फी लगता कितना होगा, ठीक है। 25,000 तो मिनिमम लगते ही होंगे, ठीक है। उसमें से 5,000 जो है काट के रख लेता है सभी, बोलता है कि प्रोसेसिंग का फी लग गया। अच्छा,
कॉन्फिडेंशियलिटी 90 डेज तक हो सकता है, ठीक है, उसके बाद शायद पब्लिक हो जाए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट भी तुम कर सकते हो, रीड कर लेना, ठीक है। ये केस लॉ है, इसको रीड करना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस यही था, दिमाग में सिर्फ तुमको टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। देखो मेरा मोटिव क्या है तुमको समझाने का, एक तो प्रोविजंस क्लियर कर दूं मैं, तेरा पूरा जो भी प्रोविजंस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्लियर कर दूं, और इस भाषा में समझाओ कि तुमको याद रहे हमेशा। जितना मैंने कहा है, स्टोरी बना के कहा है, जिस भी प्रकार से कहा है, तुमको याद रहना चाहिए चीज़ों को। एग्जामिनेशन में तुमको प्रोविजंस भले याद ना हो, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है वो तुमको याद होना चाहिए कि सर ने वो कहा था, उसके हिसाब से तुम बना के लिख दोगे तब भी पास हो जाओगे। इतना ब्यूटीफुल है हमारा ICSI, जो ब्यूटीफुली तुम्हारे दिमाग का जो सोच है उसको भी वो लोग मार्किंग देते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेना है, नोट्स भी मैं अवेलेबल करवाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।